नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यांमार के बारे में। मैं बता दूं कि विश्व भूगोल की जो मैं श्रृंखला चला रहा हूं उसके अंतर्गत मैंने एशिया महाद्वीप में कई सारे वीडियो बना चुका हूं। उसी श्रृंखला में आज मैं बात करने वाला हूं म्यांमार की। इससे पहले मैंने अफगानिस्तान के ऊपर वीडियो बनाया था, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। क्योंकि वर्ल्ड मैपिंग की जो मैं सीरीज चला रहा हूँ उसमें जब आप देखेंगे तो एक मैंने स्पेशल प्लेलिस्ट भी इसकी बना रखी है वर्ल्ड मैपिंग के नाम से। तो आप लोग उसको न्यू सीरीज़ जो है उसको आप देखिए तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अभी चूँकि ज़्यादा वीडियो बने नहीं, 7 वीडियो बन चुके हैं, 8वां वीडियो होगा। और जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इनको अगर जब क्योंकि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है तो आप लोग जब बना लेंगे तो आने वाले समय में जैसे कुछ समय जैसे बीतेगा तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो की संख्या हो जाएगी। वो जो आप इनको एक कह सकते हैं कॉपी ले लीजिए, कॉपी पर ये डायग्राम वगैरह बनाते रहिए तो एक कह सकते हैं विश्व मानचित्र पर आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। क्योंकि नॉर्मल में जैसे आप कोई वर्ल्ड का मैप लेकर के आते हैं उसमें सब चीज़ें आपको नहीं दिखती। आप पॉलिटिकल मैप ले लीजिए तो उसमें आपको सिर्फ देश दिखते हैं, राजधानियाँ वगैरह, प्रमुख शहर वगैरह, ये सब चीज़ें दिखती हैं। और आप अगर जो फिजिकल मैप ले लेंगे तो फिजिकल मैप में चूँकि बहुत बड़ा सा मैप होता है, मैप में हर देश को उसमें डिनोट किया जाता है, इसलिए आपको उसमें उतनी अच्छी से चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। बहुत गिनी चुनी चीज़ें आपको मिलेंगी, कोई माउंटेन वगैरह लिखा होगा, कोई झील वगैरह होगी वो लिख दी जाएगी, लेकिन सभी चीज़ें उसमें नहीं मिलती हैं। और या तो आप एटलस ले लीजिए, लेकिन एटलस में भी चीज़ें बहुत गंदे तरीके से दी हुई हैं, आपको जल्दी उसमें समझ में आएगा नहीं। उसमें यही देखना है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसी संदर्भ में हम लेकर के आए हैं आपके सामने आज म्यांमार। आप लोग म्यांमार का एक गूगल से मैप डाउनलोड कर लीजिए या जिस तरीके से मैंने बना रखा है इसको आप बना लीजिए, तो बना लेंगे तो थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी समझने में। बहुत जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनका हम जिक्र जरूर करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो म्यांमार के बाद आने वाले समय में हम कौन से टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं तो मैं बता दूं कि जो नेक्स्ट वीडियो मेरा होने वाला है उसमें हम बात करने वाले हैं साउथ ईस्ट एशिया के बाकी देशों के बारे में। चाहे वो हम बात करेंगे मलेशिया की, बात करेंगे हम थाईलैंड की, लाओस की, वियतनाम की, इन सब की बात करेंगे। और लेकिन एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे इंडोनेशिया के ऊपर। इंडोनेशिया में चूंकि द्वीप बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सी जलसंधियां हैं, बहुत सी और भी ज्वालामुखी वगैरह हैं, तो इंडोनेशिया के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। तो इंडोनेशिया को अलग रखेगा, इंडोनेशिया का उसके बाद वीडियो आएगा। उसके बाद हम बनाएंगे एक वीडियो जापान के ऊपर। उसके बाद हम बनाएंगे देखिए श्रीलंका के ऊपर। वर्तमान समय में देखिए तो श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है, आप लोग उससे रिलेटेड चीज़ें आप लोग अपने स्तर पे समझते रहिए। बाकी जब श्रीलंका बताएंगे तो उसके सभी पहलुओं की चर्चा हम करेंगे। वो भी वीडियो जल्द से जल्द आने वाला है, कुछ ही समय में श्रीलंका के ऊपर वीडियो आ जाएगा। तो आज के वीडियो में म्यांमार का इतिहास भी थोड़ा सा जान लीजिए, बात करेंगे। तो इतिहास में तो संपूर्ण बर्मा पर अगर जो देखेंगे, चूँकि आप आंग्ल बर्मा युद्ध वगैरह भी पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग पढ़ते रहेंगे, नहीं तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आंग्ल बर्मा युद्ध का, तो आप लोग उसको देख लीजिए। मैंने इतिहास में उसका जिक्र किया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग देखेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो अगर जो बात करेंगे बर्मा की तो संपूर्ण अधिकार जो बर्मा का हो गया था, तो अगर हम देखेंगे तो 1886 के आसपास की बात है। तो संपूर्ण बर्मा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। संपूर्ण बर्मा पर क्या हो गया था, अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। और आगे चल करके जब हम देखेंगे तो 1937 में, उस समय जो कौन था उसमें लॉर्ड डफरिन हुआ करता था। कौन था, लॉर्ड डफरिन था। आगे चल करके जब हम देखेंगे तो 1937 में हमें देखने को मिलता है, 1937 में जब देखेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये ब्रिटिश के अधीन रहता है। लेकिन उसके आगे जब हम देखेंगे तो 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन के सहयोग से बर्मा क्या होता है, अलग हो जाता है और ये क्या हो जाता है, आज़ाद बन जाता है। ब्रिटेन ने यहाँ पर इतना लिख लीजिए कि आज़ाद हुआ, आज़ाद हो जाता है, ब्रिटेन के सहयोग ने आज़ाद हो जाता है। 4 जनवरी 1948 को क्या हुआ, बर्मा क्या हो गया, आज़ाद हो गया। किसके सहयोग से, आंग सान के सहयोग से बर्मा आज़ाद होता है। इनको म्यांमार का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। जिस तरीके से भारत में गांधी जी को कहा जाता है उसी तरीके से वहाँ पे आंग सान को कहा जाता है। लेकिन आगे चल करके 1989 में जब हम देखेंगे तो बर्मा का नाम कर दिया गया म्यांमार और रंगून का नाम कर दिया गया यंगून। बर्मा वगैरह का नाम और रंगून का नाम आप इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं, गाना भी आया था, मेरे पिया गए रंगून। तो इस तरीके से एक रंगून मूवी भी आई थी। और बर्मा का नाम तो आप सुनते ही रहते हैं। यहाँ पर एक और है फेमस जगह जिसको हम बोलते हैं मांडले। मांडले भी यहाँ पे फेमस एक शहर, अभी हम चर्चा करेंगे। इरावदी की नदी किनारे है मांडले, तो उसकी भी अभी हम चर्चा करेंगे। मांडले को भी हम बताएंगे आपको। तो जो आप इतिहास में देखेंगे तो लोगों को, कई सारे लोगों को मांडले जेल में बंद किया जाता है।
तो वो भी आप जानेंगे। आगे चल करके जब देखेंगे तो 2011 में यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई, 2020 में देखेंगे तो चुनाव हुए, 2021 में तख्ता पलट भी हो गया। वर्तमान समय में जब देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है 2021 में वहाँ पर मिलिट्री शासन चला, 1 साल का लगाया गया था फरवरी के महीने में। तो वहाँ पर जैसे वहाँ के आंग सान सू की थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और वर्तमान समय में भी वहाँ पर वही स्थिति बनी हुई है। तो ये तो हो गई बातें जो मैंने बताई आपको इतिहास से रिलेटेड, लेकिन इतिहास तो आप जान ही जाएंगे, लेकिन भूगोल की बात कर लेते हैं चूँकि सीरीज भूगोल की ही चल रही है। तो आइए बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार की सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर आप कोई भी देश पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप देखिए कि उसकी कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं और कौन कौन से देशों से वो सीमा लगाता है। तो अगर जो बात करेंगे म्यांमार की, तो सबसे पहले अगर जो हम बात करेंगे किन किन देशों से सीमा लगाता है, तो एक है यहाँ पर देखिए मैंने थाईलैंड लिख दिया, इसको आप चीन लिख लीजिएगा। चीन से लगाता है, लाओस से लगाता है, थाईलैंड से लगाता है, बांग्लादेश से लगाता है और भारत से लगाता है। इतने देशों से सीमा लगती है। चीन है, लाओस है, थाईलैंड है, बांग्लादेश और भारत, इतने देशों से सीमा लगाता है। राजधानी याद ही कर लीजिए, चीन की जब आप देखेंगे तो बीजिंग है, लाओस की वियंतियान है, थाईलैंड की बैंकॉक है, बांग्लादेश की ढाका है, भारत की नई दिल्ली, आप जान ही रहे। तो इतने जगहों से, इतने देशों से सीमा लगाता है, इनको आप याद रख लीजिएगा। अगर जो वाटर बॉडीज़ की बात करेंगे किससे सीमा लगाता है, तो ये देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी से सीमा लगती है। बंगाल की खाड़ी में भी अगर जो हम देखेंगे और डीप में जब हम जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि अंडमान सागर से सीमा लगाता है, या ये कहें तो और भी अंदर जाएंगे तो इसमें खाड़ी स्थित है मर्तबान की खाड़ी, वो भी इसी के पास में स्थित है। मर्तबान की खाड़ी अंडमान सागर से और पूरा कहेंगे तो हिंद महासागर से सीमा लगाता है और बे ऑफ बंगाल उसी का ही पार्ट है। तो इसको आप याद रखेगा। तो ये तो कोई वाटर बॉडीज़ की बात। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ तक देखेंगे तो ये वाला हिस्सा ये इस तरीके से पतली पट्टी के जैसे आपको दिखेगा, ये पूरा जो है वो थाईलैंड है। यहाँ पर देखेंगे तो क्राकी स्थल संधि है, वो म्यांमार के जो हम नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे तो उसमें हम बताएंगे क्राकी स्थल संधि। स्थल संधि यहाँ पर देखेंगे तो वो पड़ती है, जब इसके नीचे देखेंगे तो ये वाला है थाईलैंड, थाईलैंड के नीचे देखेंगे तो मलेशिया। तो थाईलैंड और मलेशिया के बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक क्राकी स्थल संधि। आप लोग देखते हैं जल संधि, तो आप पढ़ते हैं कि जल संधि है जहाँ पर दो भूखंड एक दूसरे से अलग होते हैं, दो जल संधियाँ आपस में जुड़ती हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका उल्टा है, एक पतला बिल्कुल नैरो बिल्कुल कह सकते हैं, वो उसको हम बोलते हैं स्थल संधि। जैसे ये इसको इस्थमस के नाम से भी जानते हैं, इस्थमस ऑफ क्रा या इस क्रा की स्थल संधि। तो ये जैसे पनामा की स्थल संधि आप देखते हैं, डेरियन स्थल संधि जो पनामा के पास दिखती है, उसी तरीके से ये भी है। इसमें क्या होता है, इस तरीके की वाटर बॉडीज रहेगी और बिल्कुल स्थल खंड जो रहेगा वो बिल्कुल पतला सा रहेगा और इधर जल, ये स्थलखंड बीच का हिस्सा कहलाता है स्थल संधि। इस तरीके से यहाँ पर बोलते हैं क्रा की स्थल संधि है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो आइए और भी बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या खास है। तो अगर जो हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, यहाँ की प्रमुख पहाड़ियों को देख लें तो सबसे पहले आपको दिखेगी नागा पहाड़ी, ऊपर बम पटकई भी है, यहाँ पर दिखेगी नागा पहाड़ी है। यहाँ नागा पहाड़ी भारत और म्यांमार दोनों में है। यहाँ पर दिखेगी चिन पहाड़ियाँ और उसके बाद देखेंगे अराकान योमा है और यहाँ पर देखेंगे तो पेंगू योमा है। पेंगू देख सकते, पेगू यहाँ पर एक शहर भी है उसी के नाम पे, पेंगू याद रखेगा। तो अराकान योमा, पेगू योमा, यहाँ पे प्रोम भी है। तो अराकान योमा, पेंगू योमा, ये दोनों ही याद रखेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो हमें दिखेगी डाना पर्वत श्रेणी। डाना पर्वत श्रेणी थाईलैंड और म्यांमार दोनों में है। और एक दिखेगी टेनासेरिम पहाड़ियाँ, तो टेनासेरिम पहाड़ियाँ भी दोनों में है। अब देखेंगे थाईलैंड में भी और म्यांमार दोनों देशों में पड़ती है टेनासेरिम की पहाड़ियाँ। और इसी पर देखेंगे एक 3 पैगोडा पास है या 3 पैगोडा दर्रा जिसको बोलते हैं, वो यहीं पर स्थित है, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि रास्ता है म्यांमार और थाईलैंड के बीच में जाने का रास्ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 पैगोडा पास। तो 3 पैगोडा पास कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा। स्वर्णिम पैगोडा का देश तो बोलते ही हैं, वो तो आप जान ही रहे हैं। तो ये खास है, इसको याद रखिएगा। 3 पैगोडा पास किन 2 देशों के बीच में स्थित है, तो ये स्थित है म्यांमार और थाईलैंड के बीच में। तो ये तो आपको कोई बातें जो मैंने पर्वतों की बताई, इनको आप याद रखिएगा कौन कौन से पर्वत हैं। तो और हम जब बात करेंगे दरअसल भारत में संदर्भ में जब देखेंगे तो भारत से जो सीमा लगती है वो भी आप याद रखिएगा कि कौन कौन से राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा लगाते हैं। तो उत्तर से दक्षिण क्रम भी याद रखिएगा। सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये 4 राज्य हैं भारत के जो सीमा बनाते हैं, जो सीमा बनाते हैं किससे, म्यांमार से। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। उत्तर से दक्षिण क्रम याद रखिएगा। नागालैंड की राजधानी
किस तरफ है, सबसे पूर्व में है। अरुणाचल प्रदेश की उधर ही पड़ जाती है, ईटानगर उधर ही है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी अगर जो बात करेंगे यहाँ की नदी की, तो नदियों की जब बात होगी तो यहाँ पर फेमस 2 नदियाँ हैं, एक है साल्विन, दूसरी इरावदी। साल्विन और इरावदी 2 नदियाँ फेमस हैं, और दोनों नदियाँ देखेंगे तो ये अंडमान सागर में गिरती हैं, और अंडमान सागर में देखेंगे तो मर्तबान की खाड़ी के पास में गिरती हैं। अब इसमें से अब जब देखेंगे तो इरावदी नदी वैसे तो निकलती चाइना से, बहुत सारी स्ट्रीम मिलकर के इरावदी नदी बनाती हैं, लेकिन एक मुख्य जो धारा है वो चीन से निकलती है। अब ये आगे चल करके इसी नदी के किनारे स्थित है मांडले। मांडले जो है वो जेल के लिए फेमस है, और फेमस था, सॉरी अब नहीं कहेंगे जेल के लिए फेमस है। यहाँ की जेलें बड़ी फेमस नहीं, इतिहास में जब देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यहीं पर बंद किया गया था। और जब देखेंगे तो यहाँ पर स्थित है यंगून। यंगून का यहाँ पुराना नाम रंगून। रंगून तो ये रंगून, ये यंगून यहीं पर स्थित है, और ये इरावदी नदी के किनारे। तो मांडले और रंगून दोनों इरावदी नदी के किनारे ही स्थित हैं, और इरावदी नदी की सहायक नदी है चिडविन। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि चिडविन किसकी सहायक नदी है, तो चिडविन इरावदी की सहायक नदी है, काफ़ी फेमस नदी है चिडविन, इसको भी आप याद रखेगा चिडविन। बाकी अगर जो बात करेंगे तो मैंने बताया कि यहाँ पर एक नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक फेमस नदी साल्विन नदी। तो साल्विन नदी भी मर्तबान की खाड़ी में गिरती है, और ये सान पठार से होते हुए आती है। सान पठार जब आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा, पूर्वी हिस्सा सान पठार कहलाता है। और जब देखेंगे तो अब इसका जो कह सकते हैं, अगर जो क्षैतिज काट बनाई है, मतलब कि अगर क्षैतिज रूप से देखेंगे तो किस तरीके से दिखेगा। अगर जो आप ये हिस्सा देखेंगे तो पर्वतीय है, मतलब ये हिस्सा पश्चिमी हिस्सा जब देखेंगे तो पर्वतीय है, उसके बाद में आएंगे तो ये हिस्सा करीब करीब मैदानी है, उसके बाद में यहाँ पर हल्का सा ये पठारी हिस्सा शुरू हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से म्यांमार आपको दिखेगा। ये वाला हिस्सा जो है ये पठार है, बीच में एक कह सकते हैं मैदानी क्षेत्र है, घाटियाँ वगैरह हैं, और ये वाला हिस्सा पर्वतीय है। तो इस तरीके से आपको म्यांमार देखने को मिलेगा, ये चीज़ याद रखिएगा आप। तो इसी तरीके से यहाँ पे सान पठार है, सान पठार से होते हुए साल्विन नदी गिरती है, और साल्विन नदी थोड़ी दूर तक म्यांमार और थाईलैंड की सीमा का निर्धारण भी करती है, याद रखिएगा। साल्विन नदी म्यांमार और थाईलैंड की सीमा का निर्धारण भी करती है, और डाना पर्वत श्रेणी के पास में ही ये स्थित है, होते हुए निकलती है और मर्तमान की खाड़ी में गिरती है। तो ये हो गई बातें। अब अगर जो और देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो आप अराकान योमा का हिस्सा आपको देख रहा है, ये वाला हिस्सा कहलाता है। यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा कि ये है रखाइन क्षेत्र। रखाइन यहाँ का एक प्रांत है, रखाइन प्रांत, जिसमें रोहिंग्या की आबादी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर रोहिंग्या रहते हैं यहाँ पर रखाइन एरिया में, और ये वर्तमान समय में लेकिन तो बहुत लंबे अरसे से देखेंगे तो रोहिंग्या की समस्या बनी हुई है। और अगर जो देखेंगे तो रोहिंग्या जो है एक शरणार्थी के रूप में बांग्लादेश, भारत और भी अन्य देशों की ओर शरण लेते हैं। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं रोहिंग्या मुस्लिम जो है यहाँ के, वो दूसरे देशों में शरण लेते हैं, और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये माइनॉरिटी के ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो हमें इनको ऊपर अत्याचार वगैरह देखने को मिलता रहा है। इसी वजह से यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला रखाइन का एरिया आपको देखने को मिलेगा, ये रखाइन है, इसको आप याद रखेगा। बाकी जो मैंने, और यहाँ पर आप देखेंगे भारत के संदर्भ में बता दूं तो ये आपको दिख रहा है कोको द्वीप, और कोको द्वीप के बाद में आप देखेंगे नीचे की तरफ अंडमान निकोबार है, और कोको द्वीप और अंडमान निकोबार के बीच में कोको चैनल है, मैंने बनाया है, ये देखिए कोको चैनल है, ये देखिए कोको चैनल। अब इसमें खासियत ये है कि कोको चैनल में सबसे पहले याद रखिएगा कि कोको द्वीप किसका है, म्यांमार का है, अंडमान निकोबार भारत का है। तो भारत और म्यांमार के बीच में ही कोको चैनल भी स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और यहीं पर आप देखेंगे तो एक खास जगह आपको दिखेगी, एक बंदरगाह जिसको नाम है सितवे बंदरगाह। तो सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो सितवे बंदरगाह स्थित है म्यांमार में, यह है सितवे बंदरगाह। तो याद रखिएगा, सितवे बंदरगाह याद रखिएगा। अब यहाँ पर जैसे आर्कीपेलागो हम नाम सुनते हैं, तो आर्कीपेलागो मतलब कि कई सारे द्वीपों का समूह कहलाता है। जैसे आप देखेंगे तो भारत में है, ये म्यांमार, यहाँ पर आप देखें तो आप कह सकते हैं जैसे आपको देखने को मिल जाएगा अंडमान निकोबार हो गया, या और भी आप देखना चाहते हैं तो उधर आप चले जाइए लक्षद्वीप की तरफ, तो कई द्वीपों का समूह है। उसी तरीके से यहाँ पर बोलते हैं मुर्गुई द्वीप समूह। तो मुर्गुई द्वीप समूह जो है वो म्यांमार का हिस्सा है, और दक्षिणी म्यांमार में आपको देखने को ये मिलेगा मुर्गुई द्वीप समूह। तो मुर्गुई द्वीप समूह म्यांमार में है, तो याद रखिए, कई सारे द्वीप हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।